उस दिन मेरे पति पुलिस बुलवाकर मेरे हाथ में हथकड़ी लगवा करके मुझे जेल भिजवा दिए। मैं अब तक जेल में बंद थी। आज मेरी सजा पूरी हो गई है और मैं जेल से छूट गई हूँ। लेकिन क्या बताऊं, जेल से तो मैं छूट गई, यही सोच रही थी भगवान अब मैं कहाँ जाऊं। मेरे मैके में कोई है नहीं और ससुराल जाऊंगी तो मेरे पति मुझे घर में रहने नहीं देंगे। अब मैं कहीं नहीं जाऊंगी, चलिए यहीं पर अपने गले में फांसी का फंदा लगा करके अपनी जान दे दूंगी। आज मेरे देवर की याद आ रही है, मेरे मासूम बेटे की याद आ रही है, मेरे परिवार की याद आ रही है। जब मैं मर जाऊंगी तो किसी की याद नहीं आएगी। जो गले में फांसी का फंदा लगाकर एक दुनिया को छोड़कर दुनिया में जाना चाहती है। बाबूजी, मेरा नाम बिजली है और मैं बिलेपुर गांव की रहने वाली हूँ। घर में मेरे पति, मेरा देवर और मेरी ननद। देवर मेरा खेत में काम करने गया था। मैं अपने मासूम बच्ची को अपने ननद के हाथ में देकर के देवर को खेत में खाना देने चली गई। जब देवर को खेत में खाना दे करके वापस लौट कर घर आई तो क्या देखी, जाने किसी ने मेरे मासूम बच्ची का खून कर दिया। मैं लाश को देखी, लाश के पास बैठ करके रोने लगी। उसी वक्त मेरे स्वामी मिर्जापुर शहर से आ गए। मुझे लाश के पास रोते देखे उनको शक हो गया कि इस बच्चे का खून मैंने किया। सोचे सबने पुलिस के पास फोन किए। पुलिस वाले आए, मेरे हाथ में हथकड़ी लगा करके मुझे ले गए, जेल में डाल दिए। अब तक मैं जेल में बंद थी। आज मेरी सजा पूरी हो गई, मैं जेल से छूट गई हूँ। मैं सोच रही कि भगवान जेल से तो मैं छूट गई, लेकिन मैं जाऊँ कहाँ? मेरे मैके में कोई है नहीं। अगर ससुराल जाऊंगी तो मेरे पति मुझे घर में रहने नहीं देंगे, इसलिए मैंने मरने का फैसला कर लिया।
तू खेतों में खाना खिलाने के बाद जेल चली गई, ये आंखें तुझे देखने के लिए कितने दिनों से तरस रही। आज तो इतने दिन की बात मुझे मिला, तुझे पा गई, तुझे देख ली, मेरा दिल खुशियों से भर गया। आज मुझे देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि जैसे मुझे जीने का एक सहारा हो गया। अगर इस वक्त तो यहाँ लाया होता तो बात तेरी भाभी दुनिया छोड़कर चली जाती। लेकिन आज मैं क्या देख रही हूँ, इतने दिन के बाद तू मेरे आंखों के सामने आया तो भी एक डाकू के भेद। आखिर ये सब करने की क्या जरूरत थी? अरे क्या मजबूरी है, क्या परेशानी, तेरे सर में पहाड़ टूट पड़ा, तुझे अपने हाथ में बंदूक उठाना पड़ा। कोई बात नहीं है, जो हुआ तो हुआ, लेकिन देवर एक बात तो बता, मुझे घर से आए काफी दिन हो गया, घर में सब ठीक ठाक तो है ना? तेरे भैया कैसे हैं? लेकिन नहीं, अरे मैं कौन होती हूँ तेरे भैया के विषय में पूछने वाली? तेरे भैया तो ये सोचते होंगे कि यार आप जाने कहीं जाकर के मर गई होगी। वो तो जितना सौतेले माँ बाप कहते हैं उतना ही करते हैं। अरे हाँ देवर, अरे मुझे ये तो बता कि तेरे भैया सौतेले माँ बाप के साथ रहते हैं और तू जंगल जंगल पहाड़ी पहाड़ी रहता है, तो विमला कैसी है? अरे तू बोलता कि नहीं? अरे मैं पूछ रही कि विमला कहाँ कैसी है? अगर ये बात मुझसे न पूछो तो बड़ी अच्छी बात होगी, तो ये बताने के लिए मेरी जुबान नहीं खुल पा रही। नहीं देवर, ऐसी बात मत कर, मुझे बता कि विमला कहाँ है और कैसी है? जानना चाहती है जिस विमला के लिए तू तड़प रही है, जिस विमला को देखने के लिए तेरी आंखें तरस रही, वो तेरी विमला, वो तेरी विमला इस दुनिया में जिंदा नहीं है। ये तो क्या कह रहे थे? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मेरी जगह मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। मैं कह रहा हूँ भाभी, वो विमला सदा सदा के लिए दुनिया छोड़कर चली गई, तुझे देखने के लिए दोबारा कभी नहीं मिले। और ये सब कैसे हो गया? अरे परमात्मा ने तुझे मिलाया तो आज मैं तुझे सारी बातें बताऊंगा। जब तुम मुझे खेतों में खाना खिला करके घर वापस से मैं खेतों में काम कर रहा था, रहमान दौड़ता हुआ मेरे पास आया, बोला भैया काम नहीं करते रहोगे और कुछ मालूम? हमने पूछा, मुझे तो कुछ नहीं मालूम, बात क्या है? उसने बताया जो अपने घर में छोटा सा मुन्ना था, ना जाने की सत्यारे ने उस मुन्ने का खून कर दिया। अरे खून का इल्जाम मेरे भैया भाभी पर लगाकर पुलिस बुलाकर भाभी माँ को जेल भेज दिए। जब ये शब्द मेरे कानों में पड़ा तो मैं दौड़ता हुआ घर आया, देखा तो दरवाजे पर भैया बैठे थे। उससे पूछा कि मेरी भाभी माँ कहाँ है, मेरा मासूम भतीजा कहाँ है? इतना सुनते ही भैया गुस्से में आकर मेरे ऊपर हंटर चलाने लगे और मेरे साथ मेरे प्रत कलंक का टीका लगाकर मुझे मार के घर से भगा दिए। जब मैं घर छोड़कर बस्ती से कुछ दूर पहुंचा, देखा तो रेलवे लाइन पे विमला बेहोश पड़ी थी। मैं इसे उठा करके डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर साहब ने मुझसे पैसे का सवाल किया। मैं बहन की जिंदगी बचाने के लिए बस्ती में गया, लोगों के सामने अपने दामन को फैला करके भीख मांगा। ऊपर वाले कृपा से डॉक्टर साहब की मेहरबानी से बहन ठीक हो गई। मैं बहन को लिवा गया और एक छोटी सी झोपड़ी में गुजारा करने लगा। राखी का त्योहार था, मैं बहन की खुशी के लिए शहर चला गया, लेकिन दूसरे दिन जब लौट कर आया देखा तो झोपड़ी में बहन तड़फड़ा रही थी। उसके हालात को देखकर मैं घबरा गया और विमला से पूछा कि तेरी हालात किसने किया? विमला ने मुझे बताया कि मेरी हालात बनाने वाला कोई और नहीं, वही अपना सौतेला बाप मेरे पेट में चाकू मार दिया। इतना बता के विमला अपने सास को तोड़ दिया। बहन के खून के कसम खाया और बहन का अंतिम संस्कार करने के बाद वाले अपने हाथों में बंदूक का बाना और बन गया डाकू शंकर सिंह।
मेरी बेटी को मौत के घाट उतार दिया। मेरा तो सब कुछ लूट गया। मेरे भगवान मुझसे रूठ गए। मेरा बेटा मुझे छोड़कर चला गया। मेरी बेटी जैसे मेरी मेरा छोड़कर चली गई और मेरे पास बचा ही क्या है। बहुत अच्छा किया जो तूने बंदूक उठा लिया। आज तेरी भाभी सामने खड़ी है, उठा बंदूक, मुझे गोली मार। इतनी जल्दी हिम्मत को हार गए, दुनिया छोड़कर जाने के लिए तैयार हो गई। अरे तुम्हें दुनिया में जीना होगा और कुछ करके दिखाना होगा भाभी माँ। तू ही बता मैं क्या करूं। आज से तेरा नाम होगा तो साथ कुछ नहीं होगा। अरे खाली अपने हाथों में बंदूक कमाना और मिटा दे ऐसे पैसा कमाने के लोग को। खाली बंदूक कमाना। धरती पे पैदा हो गई तो डाकू शेरनी। अरे हराम खोर का है बाप की कार और आप कंसराज। जिस दिन आज बंदूक उठाने के बाद माँ भवानी की कसम खा के कहती हूँ जिस दिन तेरी मेरी मुलाकात होगी उस दिन तेरी जिंदगी के आखिरी दिन होगी। बहुत अच्छा किया, आज मुझे विश्वास हो गया। आज मुझे विश्वास हो गया कि जिसने मेरी ननद का खून किया है उसी ने मेरे मासूम बच्चे का खून किया। हराम खोर तू मेरा सौतेला ससुर है, मेरा सौतेला ससुर है। दोनों के आज मेरा हंसता खेलता परिवार नाश हो गया। लेकिन आज माँ भवानी की कसम खा के कहती हूँ, अरे कहा गया है कि दिल में लगी आप बंदूक में हमारे खोली दिन मिल जावा कंसराज कसम माँ भवानी खेला पूरे घूस ले बोली। बहुत अच्छा किया कंसराज जो तूने इनायत बढ़ा दिया। आज तेरे क्या नामों ने तेरी बहू बिजली रानी को डाकू बना दिया। अरे देखिए मुझसे बच करके कहा जाता